अब हम इसी यूनिट का जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करी थी यूनिट 7 उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस। अब देखो, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे आया, बैकग्राउंड समझो। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो हमने देखा दो ही पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। फिर क्या हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया, यूएसए सुपर पावर बन गया, सोल सुपर पावर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबने सोचा कि अभी जो है एक ही गुंडा है पूरे वर्ल्ड में और वो था यूएसए नाम का सुपर पावर। तो अब उसी को मात देने के लिए, यानी कि उसी की डोमिनेंस को कम करने के लिए ये सोचा गया कि हम एक ग्रुप बना सकते हैं या एक ही कंट्री राइज हो सकती है, जिसकी वजह से यूएसए की जो डोमिनेंस है और जो वो सुपर पावर बन के बैठा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसी के लिए बहुत सारे लोगों ने तो ग्रुप्स बना लिए और वो ग्रुप्स ज़्यादा पावरफुल बने। या फिर कुछ कंट्री ऐसी हुई सिंगल जिन्होंने ज़्यादा अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया, ज़्यादा राइज हुए यूएसए को मात देने के लिए। अब ऐसी एक चाइना कंट्री हो गई, इंडिया हो गई। लेकिन जो ग्रुप्स थे वो कौन से थे, ईयू, आसियान। तो इस चैप्टर में हम ईयू के बारे में जानने वाले हैं। तो ईयू एक ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी और वो बहुत ही बड़ा ट्रेड ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/5 ईयू के साथ ही होता है। अब आपकी बुक जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ईयू के 2 मेंबर्स, एक फ्रांस और एक यूके। लेकिन अब यूके ईयू का मेंबर नहीं है, ब्रेक्सिट हो गया था, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था और वो करा था 2020 में फरवरी में। तो उसके बाद से अब हम जब खासियत पढ़ेंगे ईयू के मेंबर्स की तो हर जगह उसमें 2 लिखाएगा, फ्रांस और यूके। लेकिन यूके अब हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब उसका मेंबर ही नहीं है। तो ईयू की पावर जानने के लिए अगर हम समझे तो ईयू के मेंबर है फ्रांस, जो न्यूक्लियर पावर है जिसके पास, जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका एक और मेंबर है जर्मनी, जो क्या है, अगर किसी दिन यूएन की हम बात करते हैं, यूएन की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब उसकी मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी, एक्सपेंड करी जाएगी, तो जर्मनी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में उभर कर आएगा। मतलब वो भी बनने लायक है वहाँ पे परमानेंट मेंबर, अगर इन 5 से कभी आगे जाके ज़्यादा पावर मिली तो, या फिर 5 से बढ़ा के 6 या 10 करे गए तो जर्मनी का पूरा चांस है कि वो भी मेंबर बन जाएगा। उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है ये आया क्यों, क्योंकि ये यूरोप के जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोचा कि हम एक पॉलिटिकल यूनियन बनाते हैं, हमारी कॉमन करेंसी होगी उस ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं सबकी एक ही करेंसी होगी, सेम। हमारा एक पॉलिटिकल यूनियन होगा, हमारा एक सेम कॉमन फ्लैग होगा, कॉमन एंथम होगा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है आपको कि ईयू का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है आज तक। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि हमारे आपस में, हम इस ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, वैसे तो ईयू में 27 मेंबर्स हैं, तो इन्होंने सोचा कि हमारे 27 मेंबर्स के बीच में जब भी ट्रेड होगा तो वो उसमें जितने भी रुकावटें लगाई जाती हैं टैक्स को लेकर, बैरियर्स को लेकर, वो हम कम से कम रखेंगे आपस में। तो ये एक ऐसा ग्रुप है। अब इस यूरोपियन ग्रुप के बहुत सारी ऐसी मेंबर कंट्रीज़ थी जो कोल्ड वॉर के दौरान यूएस के वेस्टर्न कैंप में इंक्लूडेड थी, यानी कि यूएस को सपोर्ट कर रही थी। जब कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों में से किसी एक को चूज़ करा जा रहा था, तो बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएस को चूज़ किया हुआ था। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने हमेशा ही साउथ एशिया के जो इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर करा है, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और साउथ एशियन कंट्री हो। इनका बहुत ही, लेकिन जब ब्रिटिश ने इन पे कंट्रोल करा या अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत ही कम अटेंशन पे करी फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ। वरना पहले ये खूब इंटरेस्ट दिखाती थी अपना, लेकिन ब्रिटिश की वजह से और अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने अपना ये इंटरेस्ट कम कर दिया। इंडिया भी एक ऐसी ही एशियन नेशन की कंट्री है जिसने यूरोपियन कम्युनिटी को, यानी कि इस यूरोपियन यूनियन को 1962 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था, इस ग्रुप को। इसके अलावा अब हम देखेंगे इंडिया और ईयू की किन किन चीज़ों पे नहीं बनती है। तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या करा, इनके जो मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कश्मीर इशू को लेकर ऐसा सोचा है कि ये कश्मीर इशू जो है वो अमेरिकन्स और ब्रिटिश ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और यही हैंडल कर सकते हैं इनको अच्छे से।
और जब टेररिज्म आ गया था कश्मीर में, टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था कश्मीर में, तो ईयू की कंट्रीज़ ने क्या करा था, टेररिज्म के अगेंस्ट अपना कंसर्न भी दिखाया था। इन्होंने भी बताया कि ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करना चाहिए, और इंडिस ने सराहाया भी था कि इंडियन फोर्सेस बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही हैं इस सिचुएशन को। लेकिन अगर कहीं पे क्लियर कट स्टैंड लेने की बात आती है तो इन्होंने कभी भी ना इंडिया का क्लियर कट स्टैंड लिया, ना ही पाकिस्तान का लिया है। लेकिन इंडिया जो है वो आप ईयू के इस चीज़ को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि टेररिज्म का इन्हें क्लियर कट स्टैंड लेना ही चाहिए। टेररिज्म तो क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्म में हो, वो दुष्कारी उसको करना चाहिए और उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना ही चाहिए, बल्कि बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इंडिया का ये मानना है, यूरोपियन यूनियन ने टेररिज्म को लेकर अनसुना किया है। इंडिया का मानना ये भी है कि ईयू की कंट्रीज़ जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो ह्यूमन राइट्स का कहीं पे भी वायलेशन होता है तो उसका भी स्टैंड नहीं लेते हैं, चाहे वो टेररिस्ट आउटफिट कर रही हो या कोई भी कर रहा हो। लेकिन इसका मानना है कि लेना चाहिए उसको एक प्रॉपर स्टैंड, ताकि ये टेररिस्ट हर फॉर्म में ख़त्म किया जा सके वर्ल्ड में। इसके अलावा जितने भी ईयू के मेंबर्स हैं, ये एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं, यानी कि इन्होंने सभी ने, ईयू ने क्या करा है, 1968 में जो यूएसए ने एनपीटी बनाया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको इन्होंने साइन किया हुआ है, यानी कि ये इसकी बातों से एग्री करते हैं। लेकिन इंडिया ने इस एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी माना है। अब आप सोचो क्या है ये एनपीटी, अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो एनपीटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है क्या होता है। तो एनपीटी जो है 1968 में यूएसए ने बनाई थी, और एक ऐसी ट्रीटी है जो ये मानती है कि जो हमारे 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, केवल उन्हीं को अधिकार है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है, बाकी किसी को नहीं है। लेकिन इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो ईयू है वो सीटीबीटी को भी साइन करके बैठा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो यूएसए की है और जो मानती है कि कहीं कुछ एरियाज जैसे इसने बताए हुए हैं वहाँ पे टेस्ट नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर का। और ईयू ये भी मानता है कि इंडिया को दोनों ही साइन कर देने चाहिए, एनपीटी भी और सीटीबीटी भी। इसके अलावा ईयू जो है वो इंडिया ने जितने न्यूक्लियर टेस्ट करे, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, एक हमने करा 1974 पोखरन में, एक हमने करा 1998 पोखरन 2। तो वो जो टेस्ट हमने करे न्यूक्लियर टेस्ट, ईयू उनको क्रिटिसाइज करता है और उसे पसंद नहीं आया कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे। लेकिन हमारे टेस्ट करने के बाद यूएस ने और जापान ने तो हम पर सैंक्शंस थोप दिए थे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, लेकिन ईयू ने ऐसा नहीं करा। इसके अलावा हमें जानना है कि ये जो ईयू है इसकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, यानी कि इन सभी 27 मेंबर्स का एक ही दुश्मन और एक ही दोस्त रहेगा। ये होती है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऐसा नहीं है, इन सभी के अलग अलग दोस्त दुश्मन हैं दुनिया में, लेकिन खैर क्रिटिसिज्म हमारे इसमें है नहीं अभी सिलेबस में। इसके अलावा ईयू जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से इंडिया को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है। इसके अलावा कहीं पे ज़रूरत हो तो डेवलपमेंट के लिए ईयू मदद भी करता है हमारी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो ईयू की मेंबर कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे काम करते हैं। इंडिया जो है वो ईयू का 70th लार्जेस्ट सप्लायर है और 20th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स जाते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि कारपेट, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इंडिया के इंपोर्ट्स यहाँ से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं जो हम ईयू से इंपोर्ट करते हैं अपने देश में। इसके अलावा फिर अब ईयू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी सेक्टर्स में इसका बहुत ही बड़ा एक रोल है। बहुत सारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं जो ईयू के मेंबर कंट्रीज़ ने इंडिया में शुरू करे हुए हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। इन सब का मेन मकसद ये है कि इन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट करना है प्रोजेक्ट्स की मदद से। उन पे प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग देकर, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करके, ये जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके।
इसके अलावा अगर हम इन दोनों के रिश्तों में खटास की बात करें कि कहाँ कहाँ खटास है दोनों में, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया जो है अभी भी ईयू के ट्रेड का इम्पोर्टेंट टारगेट नहीं है। मतलब इंडिया से अभी भी बहुत ही कम एक्सपोर्ट्स हैं जो ईयू में जाते हैं, वरना हम इंपोर्ट ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि ईयू से ज़्यादा मंगवा रहे हैं चीज़ें और अपनी चीज़ें वहाँ पे कम भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं ईयू की तरफ। इसके अलावा ईयू जो है वो अभी भी इंडिया को इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखता है। ईयू जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका केवल 1% भी पूरा नहीं है जो वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हम अगर ईयू के मेंबर्स की बात करें तो ईयू में 27 मेंबर्स है, लेकिन उसके सिर्फ 3 मेंबर्स के साथ ही हम ज़्यादा ट्रेड कर पा रहे हैं। 70% हमारा जितना भी एक्सपोर्ट है वो जर्मनी, इटली और बेल्जियम यहीं जाता है बस। तो हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पे ध्यान देना है और एक्सपोर्ट में भी हमारे कुछ ही आइटम्स हैं जो वहाँ जाते हैं, टेक्सटाइल, लेदर और पर्ल्स। इन सेक्टर्स को हमें बढ़ावा देना है ट्रेड से ही, क्योंकि दो रिश्ते जो हैं, दो देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से सुधर जाते हैं, इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा जहां हम दोनों की नहीं बनती है वो है ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट जो चलता है, क्योंकि ईयू टाइम टू टाइम अपना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी के लिए क्या करता है, मतलब अपने बॉर्डर जो है वो सील करके रखता है, जिससे कि कम से कम एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री से ईयू में जा पाते हैं। अब वो कैसे, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ईयू ने कार्बन टैक्स लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे इंडिया कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचने जा रहा है ईयू में, तो वो क्या करेगा, पहले ईयू चेक करेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाते हुए इंडिया में कोई कार्बन तो एमिशन नहीं हुआ ना। अगर हुआ है तो उस पर वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट ईयू के कंट्रीज में जाके महंगा बिकेगा। तो अब महंगा बिकेगा तो लोग कम डिमांड रखेंगे उसके और कम खरीदेंगे। इसके अलावा ऐसे टाइम टू टाइम ही बहाने ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा देता है। और ज़्यादा टैक्स लगाने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट उस कंट्री में महंगा बिकने वाला है, महंगा बिकेगा तो लोग कम खरीदेंगे। अब ये जो टैक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेबर के टैक्स लगा दिए, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड का टैक्स लगा दिया, जैसे एक तो हमने यही देख लिया कार्बन टैक्स। इसके अलावा एंटी डंपिंग, अगर जैसे चाइना इंडिया में करता है एंटी डंपिंग का, अगर आपको मतलब समझना है तो चाइना क्या करता है, टाइम टू टाइम जो भी प्रोडक्ट उसकी कंट्री में नहीं बिकता है तो वो क्या करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा सस्ता करके किसी भी कंट्री में डाल देता है, भेज देता है वहाँ पे। जैसे इंडिया में ही करता ही रहता है ये चीज़ें, और उसकी क्वालिटी एकदम बेकार होती है और वो सस्ते के चक्कर में बेच देता है आसानी से। और फिर लोग जो हैं, अब इंडिया में तो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है तो वो उसे खरीद भी लेते हैं। ऐसे अगर एंटी डंपिंग एक्टिविटीज़ ईयू के साथ करी जाती है तो उसमें वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, महंगा कर देता है।